रिलेटेड ही है कि सर देखें, जिस तरह जब हमारा गला खराब होता है तो जिस तरह हम गार्गलिंग करते हैं, तो सर पुराने वक्त में जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि हम अगर ऑयल सरसों का तेल लगाएंगे उससे भी गला ठीक हो जाता है। सर अगर पेन कर रहा हो तो वाकई इफेक्टिव होता है, ठीक हो जाता है। तो सर इसका सर क्या ऑयल के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो मतलब सर ऑयल हम बाहर लगा रहे तो क्या वो अब्जॉर्ब होकर अंदर जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इसका डायरेक्टली ताल्लुक तो नहीं है इसके साथ, लेकिन बहरहाल जो ऑयल की आपने बात की है वो ऑयल गर्म करके लगाया जाता है गले को। खाली ऑयल नहीं लगाते हैं बल्कि ऑयल को गर्म करके गले को लगाते हैं और उसके फिर रुमाल वगैरह को बांध लेते हैं ताकि गला गर्म रहे। और जब इससे जब थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हाई टेम्परेचर भी जरासीम को मारते हैं मारते हैं, जो कि अगर आप समझते हैं टॉन्सिल्स, गले में जो गुदूद होते हैं वो जो स्वेल जी होते हैं तो वो बैक्टीरिया जैसे होते हैं। और अगर वहाँ पे ऐसा जी किया जा रहा हो तो लेकिन ये सब में नहीं होगा, कुछ लोग इफेक्ट होते हैं। आजकल ये इतना इफेक्टिव नहीं है और इसलिए है कि चूंकि जब लोग एंटीबायोटिक्स खा चुके हुए हों फिर जो हल्के फुल्के इस तरह के मेथड होते हैं वो इफेक्टिव नहीं रहते हैं। वो लोग उस दौर में जब एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी तो उस वक्त ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव थी। जो लोग अब ज़्यादा तेज़ मेडिसिन यूज़ कर चुके हों तो उसके ऊपर नमक के गार्गल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी की तरफ से? एनी मोर क्वेश्चन? चलिए जी, 26 पार्टिसिपेंट हो चुके हुए हैं तो हम शुरू करते हैं। कल हमने सिंपल स्टेनिंग प्रोसेस कर लिया था और उसके बाद हम डिफरेंशियल स्टेनिंग का तारुफ हो गया था। और आज हमने डिफरेंशियल स्टेनिंग की जो टाइप है, बहुत अहम टाइप, ग्राम बल्कि कुछ कल थोड़ी बहुत बात हुई थी लेकिन आज हम इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने हैं, ग्राम स्टेनिंग को। और जो कुछ मैंने पूछा था जी आपसे कल, तो किसी का भी जवाब प्रॉपर नहीं था। आप लोगों ने डिफरेंशियल स्टेनिंग को भी और ग्राम स्टेनिंग को भी बहुत ही लाइट जो है वो लिया हुआ है। आज हमने उसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं वन बाय वन, उसके सारे स्टेप्स के साथ। और वो वाला जो फरवा ने बताया था कि ये स्लाइड ऐसे बनाई थी, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स थी। मुझे वो भी क्वेश्चन आपकी पुरानी है कि आपने जो काम किया था वो क्या था और उसका मकसद क्या था। जी, अब चूंकि 28 पार्टिसिपेंट हैं जिसका मतलब है हम क्लास को रेगुलर चला सकते हैं। सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम्स, मशहूर साइंटिस्ट, यूरोपियन साइंटिस्ट है। 1885 में उसने ये मेथड डिवाइस किया, उसी के नाम पे नाम रखा गया ग्राम स्टेनिंग। और उस दौर के लिहाज से यूं समझिए कि इस मेथड से उसने बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में या दो क्लासेस में तकसीम कर दिया, जिन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का नाम दिया गया। और ये क्लासिफिकेशन कुछ हद तक, प्रैक्टिकल हद तक या मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से भी अब तक चल रही है, बहुत खास की यहाँ पर। सेकेंड बहुत अहम पॉइंट, यही चीज़ आगे चलेगी। दूसरी अहम चीज़, इसका जो प्रोसेस है, किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, वो चूँकि आप लोगों ने जो मुझे कल बताया जी, चूँकि फरवा ने उसको बयान करने की कोशिश की थी खास तौर पे, उसमें जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं मिस्टेक्स, मुझे वो सारी की सारी करेक्शन करानी है। अब चूँकि आप लोग फाइनल सेमेस्टर में पहुँचे हुए हैं, अब आगे जाके आपने जब पढ़ाना है किसी को, अगर आपने वही कुछ पढ़ा दिया जो कुछ आपने कल मुझे बताया था, तो वो लोगों ने ये नहीं कहना जी आपने फलां से पढ़ा है, लोगों ने ये कहना जी आप फलां कॉलेज से पढ़ के आए हैं, और वहाँ पर ओवरऑल सब के सब टीचर्स ही बदनाम हो जाएंगे। मिस्टेक किसी एक की है और बदनाम सब के सब भी हो सकते हैं कि जी किसी ने आपको क्या बता दिया। बहरहाल पूरा प्रोसेस। नंबर वन, आपने बैक्टीरिया की स्लाइड बनानी है। स्लाइड जब हम बनाते हैं, हमने मटेरियल मटेरियल कहीं से भी लिया जा सकता है। चंद मिसालें मैं दे रहा हूँ। हम दूध से ले सकते हैं, दूध लेके उसको इन ऑकुलेटिंग लूप के जरिए, निडल के जरिए स्लाइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। हम दही ले सकते हैं। थर्ड, आपने रूट नोड्यूल्स का नाम सुना हुआ है, रूट नोड्यूल्स ली जा सकती हैं। हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर पौधा है, आपने नाम सुना होगा, सुख चैन। अगर आप इस नाम से वाकिफ हैं, सुख चैन। जी सर, यस नाम सर, सुन। सुना हुआ है। जी, जैसे सुख चैन है, ऐसे बहुत से पौधों में छोटे छोटे गाल्स बनते हैं। उन गाल्स को अगर स्टडी करना हो कि क्या ये बैक्टीरिया की वजह से है, तो उसको भी, मटेरियल को भी स्टडी किया जा सकता है ग्राम स्टेनिंग के जरिए। अगर बैक्टीरिया होंगे तो पता चल जाएगा। चूंकि उसकी वजह बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टेन करके देखा जा सकता है।
ऐसे ही आप अपने मुंह से, अपने दांतों के दरमियान से मटेरियल ले सकते हैं, किसी भी सरफेस से, चीक के अंदर वाली साइड से मटेरियल ले सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह पे मौजूद है। इवन आप फर्ज कीजिए एक नाली से पानी लेके, ड्रेन से पानी लेके उसको भी स्टडी कर सकते हैं। इवन जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी स्टडी हो सकता है कि क्या उसमें बैक्टीरिया, अगर गंदा पानी हो उसमें बैक्टीरिया बहुत से मौजूद होंगे। पर मटेरियल जहाँ से आपने लेना है, आपने इन ऑकुलेटिंग नीडल या लूप से एक ड्रॉप लिया, उसको आपने अपने बिल्कुल क्लीन ग्लास स्लाइड, यानी ये शर्त है आपकी ग्लास स्लाइड बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, या तो नई हो, अगर नई नहीं है तो फिर उसको क्लींजिंग मिक्सचर से साफ किया गया। अगर आप समझते हैं कि क्लींजिंग मिक्सचर क्या होता है, ये यूज किया कभी किसी की लैब में, किसी टीचर ने इस्तेमाल करवाया इसको, खासतौर पर केमिस्ट्री वालों ने बताया आपको कुछ के नहीं? सर सब ऐसे ही स्लाइड्स यूज कर लेते हैं, किसी ने नहीं करवाया हुआ। चलिए सुन लीजिए दोबारा। या तो स्लाइड नहीं, जो केमिस्ट्री का रेफरेंस था कि केमिस्ट्री में जो बर्तन यूज होते हैं, बर्तन का मतलब है ऑपरेटर सारे का सारा केमिस्ट्री लैब में, उसको आप लोग कैसे वॉश करते रहे, या आपको बताया गया कि उसको वॉश कैसे करना है? किसी, अब तक है कि आपका 8वां सेमेस्टर है जी, 3.5 साल से ज़्यादा आपको टाइम हो चुका होगा कॉलेज में, और इससे पहले भी इंटर लेवल पे, उससे पहले मैट्रिक लेवल पे आपकी बहुत लंबी स्टडी है। तो इस अरसे में कहीं पे किसी टीचर ने नहीं बताया कि ऑपरेटर्स को डिस्टिल वाटर यूज करते थे हम मोस्टली, जब भी कभी यूज किया सोल्यूशन बनाने के लिए केमिस्ट्री में। क्या चीज़ सर डिस्टिल वाटर से यूज करते, बस साफ करते। डिस्टिल वाटर से साफ कर लेते थे? डिस्टिल, आपके हाल में डिस्टिल वाटर से हर चीज़ साफ हो जाती है? डू यू थिंक? नहीं सर, उससे पहले अल्कोहल से वॉश करना जरूरी होता है। वो कोई स्टेन वगैरह होता था अगर बीकर पे, तो उससे पहले अल्कोहल से वॉश कर लेते थे, लेकिन मैंडेटरी होता था कि हम डिस्टिल वाटर भी जरूर यूज करें। चलिए, जो सवाल मेरा था कि क्या आपने क्लींजिंग मिक्सचर ये लफ्ज़ कहीं पढ़ा है, सुना है किसी भी जगह पे? लेबोरेटरी सेफ्टी टेक्निक्स के लिहाज से, लैब के लिहाज से कहीं पे भी ये लफ्ज़ आपके सामने नहीं आया है। इस बार जो मर्ज़दार है उसमें मेरे 2 आर्टिकल्स हैं, जिसमें लैब टेक्निक्स, लैब सेफ्टी टेक्निक्स के हवाले से है, और उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है। सुन लीजिए कि जो क्लींजिंग मिक्सचर है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट का वो केमिस्ट्री लैब है या बायोलॉजी लैब है, जहाँ भी आप ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो पहले से यूज़ हुआ है उसको, अगर तो उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, फिर तो सिंपल टैप वाटर से भी वो साफ़ हो जाता है, टैप वाटर के बाद डिस्टिल्ड वाटर। अगर जैसे कि हसन ने कहा कि अल्कोहल से कुछ चीज़ें रिमूव हो जाएँगी, हर चीज़ रिमूव नहीं हो सकेगी। क्लींजिंग मिक्सचर जो है ये क्रोमिक एसिड होता है बेसिकली, और उसकी मदद से जब आप ग्लासवेयर को साफ करेंगे तो वो जरासीम से भी पाक हो जाएगा, और उस पे स्टेन और जो कुछ भी उसमें लगा हुआ है सब, उसके बाद टैप वाटर से वॉश करेंगे, आखिर में उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करके फिर उसको यूज़ करते होते हैं। बहरहाल ये है जी एक जनरल पॉइंट। स्लाइड बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आपने स्लाइड के ऊपर स्प्रेड किया है अपने इनोकुलम को, जो चीज़ आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको आपने स्प्रेड कर देना है, तकरीबन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में स्प्रेड कर। अब अगला पॉइंट सुन लीजिए बहुत गौर से। इनोकुलम के बाद आपने उसको एयर ड्राई करना है। यू आर टू एयर ड्राई, यानी आप उसको हवा में रखना है ड्राई करने के लिए। हवा का मतलब है आप लैब में रखा हुआ है, अगर पंखा चल रहा है, गर्मी का मौसम में पंखा नहीं भी चल रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई अप हो जाएगी। आपने उसको हीट पे ड्राई नहीं करना है, आपने कल हीट पे ड्राई करा दिया था उसको। अगला पॉइंट, जब ऐसा हो जाए तो अब आपने उसको फ्लेम के ऊपर से पास करना है। फ्लेम पे पास करने का मतलब ये है, स्लाइड को एक हाथ में पकड़ा, स्पीड लैंप आपका जल रहा है या बर्नर है, तो थोड़ा सा ऊपर रखते हुए, थोड़े से जहाँ पे ना लिस्टों में, जस्ट उसमें से गुजारना है आपने उसको, 1-2 बार गुजारना है, और उसको रखना नहीं है, रखेंगे तो वो चीज़ जल जाएगी, आपने उसको जला नहीं। इस प्रोसेस को फिक्सिंग कहते हैं। आपने बैक्टीरिया को, उसकी फिल्म को जो आपने बनाया है स्मीयर, उसको ड्राई करने के बाद, एयर ड्राई करने के बाद जब आप फ्लेम से पास करेंगे हल्का सा 1-2 बार, तो वो जो है फिक्स हो जाएगा, इसको फिक्सिंग कहते हैं। उसमें दोनों चीज़ें हो जाएँगी कि वो एक तो कुछ हद तक वो बैक्टीरिया किल हो जाएँगे, और उसके अंदर जो चीज़ों की मूवमेंट थी वो स्टॉप हो जाएगी, और साथ वो स्टार्ट के साथ भी अटैच हो जाएगी। इसमें दोनों चीज़ें ही शामिल। अब अगला स्टेप, आपने उसमें प्राइमरी डाई ऐड करनी है। प्राइमरी डाई आपने क्रिस्टल वॉयलेट के नाम से पढ़ी हुई है। क्रिस्टल वॉयलेट से मिलता जुलता एक और केमिकल भी है, उसको जंक्शन वॉयलेट कहते हैं। ये 2 केमिकल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों का तकरीबन एक ही कलर है।
और आजकल क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल हो रहा है, पुरानी बुक्स में जंक्शन वायलेट का नाम आमतौर पर दिया जाता था। ये है जी डाई, प्राइमरी डाई। उसका नाम बता रहा है इसका कलर क्या होगा, उसके नाम के अंदर ही चूंकि वायलेट का लफ्ज़ मौजूद है, उसका कलर ऐसा। जो डाई आप फर्स्ट टाइम यूज करते हैं पहली बार, वो प्राइमरी डाई कहलाएगी ग्राम स्टेट में। अब आपने डाई डाली तो बाजार साइड वायलेट कलर में स्टेन हो जाएगी। पहला स्टेप आपको करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है। दरमियान में जो गैप्स हैं, आप चाहें तो उनको वाटर से भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन ना भी करेंगे तो वो फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं आता। सेकंड जो असल स्टेप है, पहला स्टेप हो गया प्राइमरी डाई 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट आपने उसमें लिगोल्स आयोडीन या ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन डालना। दोबारा सुन लीजिए, मैंने 2 लफ्ज बोले हैं, ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन या लिगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन। हम कहते हैं आयोडीन सॉल्यूशन है, एक्चुअली ये आयोडीन सॉल्यूशन नहीं होता। किसी के नॉलेज में हो ये क्या होता है? रूटीन में हम ये कहते हैं कि हम आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आपने जो टेस्ट किए होंगे सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री की लैब जी। मॉडर्न एज अ इसके मॉडर्न यूज अंदर होती है। नहीं, मैं उस केमिकल के लिहाज, चूंकि आपने इसका वर्किंग के लिहाज से बताया है, मैंने केमिकल के यस लिहाज सर, से पूछा है, वो सॉल्यूशन क्या होता है? सर केमिकल। सर इसमें आयोडीन होती है, पोटाशियम आयोडीन होती है और डिस्टिल वाटर होता है। कहेंगे क्या ये किस चीज का सॉल्यूशन? आपका एक लफ्ज वैसे गलत है। आपने कहा है जिसमें आयोडीन होती है, पोटाशियम आयोडीन होती है, हमने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, और डिस्टिल वाटर होता है। और कोई चीज? एनी मोर आंसर? सर रिपीट कर दें। जी, जिसको रूटीन में हम कहते हैं जी ये आयोडीन सॉल्यूशन है। मसलन आपने ये केमिस्ट्री में भी है और बायोकेमिस्ट्री में भी आपने टेस्ट किया होगा कि स्टार्च को आप आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं, हम कहते हैं उसको आयोडीन सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या वो आयोडीन सॉल्यूशन होता है या कुछ और होता है? सर टिंक्चर जिसको बोलते हैं। नहीं, टिक्चर कुछ और रेफरेंस से है तो सर आप उससे solution- दोबारा। सर आप सोल्यूशन का नेम पूछ रहे हैं। जी, सॉल्यूशन केमिकली क्या है वो? क्योंकि अक्सर ने कोई जॉब दिया है, लेकिन जो जॉब होना सर चाहिए। इसमें पोटाशियम आयोडाइड और आयोडीन का सोल्यूशन होगा वाटर में। जी, यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम कहते हैं इसको आयोडीन सॉल्यूशन है, एक्चुअली वो पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। केमिकल सॉल्यूशन ये है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट है और आयोडीन। उसकी रीजन ये है, अकेली सर मैंने आयोडीन भी नहीं, आपने पोटेशियम आयोडीन का लफ्ज इस्तेमाल किया था, इट इज पोटेशियम आयोडाइड। और रीजन ओके ये सर। है जी, उसकी रीजन ये है कि जो आयोडीन है वो पानी में प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होती। इसको सॉल्व करने के लिए ये तरीका कार करते हैं कि पहले पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसमें आयोडीन डालते हैं तो उसमें हल हो जाती है। बहरहाल इसको ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन या लिगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। अब जो उमर ने जवाब दिया था उस पर गौर कीजिए। ये आयोडीन सॉल्यूशन जो रूटीन में उसको आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं, इट एक्ट्स एज मॉर्डेंट। आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है और केमिस्ट्री में मॉर्डेंटिंग का लफ्ज मुख्तलिफ जगह पे आया होगा। जी, चूंकि फीमेल्स क्लास में फीमेल बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों ने दुपट्टे रंगते हुए देखे होंगे और मे बी आपको पता होगा दुपट्टा कैसे रंगते हैं। दुपट्टे रंगने के दौरान कुछ चीज़ें रंग के अलावा भी डाली जाती हैं। किसी को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो? सर एक तो आयोडीन होता है, साल्ट होता है एक, और बाकी कलर्स होते हैं और नहीं पता। चलें, ये आपने ऑर्डर डाल दिया वहाँ पे डायरेक्टली। जब कपड़े रंगे जा रहे होते हैं तो ये मैं क्लासिकल पूछा था, चूंकि आप ने बॉटनी पढ़ी हुई है काफ़ी सारी। मॉडर्निटी के हवाले से आपका जो सेमेस्टर 2 था एंजियोस्पर्म वाला, याद रखिए कि बहुत से पौधों की जो छाल होती है, जो बार्क होती है, इसी मॉडर्निटी को टैनिंग भी कहते हैं, टैनिंग। बहरहाल याद रखिए कि कीकर की छाल और सरस और इमली वाला बहुत से पौधे हैं, इनके पौधों की छाल को ज़माना कदीम से चमड़े और कपड़े को रंगने में इस्तेमाल किया था। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद रंगता है, कलर भी डाल रहे हैं, साथ उसको भी डाल रहे हैं। उसमें मौजूद टैनिक एसिड उस डाई को कपड़े के साथ या चमड़े के साथ मजबूती से अटैच कर देता है। अब हमने जो डाई डाली थी वो है क्रिस्टल वायलेट। जब आप उसमें आयोडीन डालते हैं तो वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और मजबूती के साथ अटैच हो जाता है या फंस जाता है सेल वॉल के अंदर बैक्टीरिया के। 2 स्टेप मुकम्मल हो गए हमारे। तीसरा स्टेप, ये सब आप अप्रॉक्सीमेटली 1-1 मिनट के लिए कर सकते हैं। तीसरा स्टेप, अब आपने उसमें
ऑर्गेनिक सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड स्टेप है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत से हैं, एसीटोन, अल्कोहल, ईथर एंड मैनी अदर्स। कोई भी सिंगल या कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, जो भी अवेलेबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हम यूज कर रहे हैं, जो के नाम मैंने बता दिए हैं, जैसे ही आप ये डालते हैं उस स्लाइड के ऊपर, तो उस स्लाइड में नजर आता है उसमें से नीला रंग निकलना शुरू हो गया है। वो वायलेट नीले जैसे लगता है देखने में। उसको अब थोड़ा यूं करेंगे, तिरछा करेंगे, टिल्ट करेंगे स्लाइड को, तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा। ये था जी उसके हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से, कि वो ड्रेन हो गया और ड्रेन हो गए। रंग उसमें से निकलना शुरू हो गया। ये तब तक डालते रहे ऑडियंस के ऊपर, सॉरी ऑर्गन सॉल्वेंट, जब तक उसमें से वो कलर निकलता रहे, ताकि सारे का सारा कलर उसमें से निकल जाए। अब इसको कुछ लोग सिंपल कहते हैं डी कलराइजेशन। ये डी कलराइजेशन का स्टेप है। इसकी डिटेल अभी आगे आएगी कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। 3 स्टेप हो गए। अब आखिरी स्टेप है काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन के तौर पे सेफ्रानीन या ईओसीन यूज की जाती है। दोनों ही रेड कलर की हैं, सेफ्रान भी रेड कलर की है और ईओसीन भी रेड कलर की है। सेफ्रानीन को 1 मिनट रख सकते हैं, अगर ईओसीन डालनी हो तो वो जस्ट 15 सेकंड भी डाल दी जाए तो काफ़ी होती है। मैक्सिमम जो है आधा मिनट तक, ज़्यादा देर भी रख ली जाती है, लेकिन बेहतर यही होता है कि उसको थोड़ा कम टाइम के लिए अगर ईओसीन यूज कर रहे हो। वेल, ये है जी 4 स्टेप्स। उसके बाद फरवरी ने कल कहा था ब्लॉट ड्राई। इसको आपने, ब्लॉट का मतलब ये होगा कि आप उसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर कर रहे हैं। ये तो हो सकता है कि आप उसको तिरछा करें और ब्लॉटिंग पेपर के साथ स्लाइड की जो साइड है वो लगाएं कि उसमें से जो लिक्विड है वो ड्रेन आउट हो जाए। उसको साफ नहीं कर देना है, या उसको जस्ट ऐसे बाहर रहने दें कि वो इवापोरेट हो जाए उसमें से सब कुछ, और वो एयर ड्राई हो जाए। जब वो ड्राई हो जाएगी, अब याद रखिए कि बैक्टीरिया को जब स्टडी कर रहे हैं, स्लाइड आपने तैयार की है, देयर इज नो नीड ऑफ कवर स्लिप। जब आप बैक्टीरिया की ग्राम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए स्टेनिंग के जरिए स्टेनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कवर स्लिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपने जो स्लाइड तैयार की है वो ड्राई हो। ये ना हो कि वो गीली हो और वो जब हाई पावर पे जाए तो वो टच कर दे लेंस से और लेंस का खराब कर। अब आपने सबसे पहले उस लाइट को लो पावर पे रखना है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि दरमियान में कुछ लोग स्लाइड्स को रिंस करते हैं पानी के साथ। वेल, उसको किया भी जा सकता है, अगर नहीं भी करते तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आपने उसको पहले लो पावर पे देखना है। लो पावर पे सिर्फ ये चेक करेंगे कि किस जगह पे स्टेनिंग ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है, सेल कहाँ पे ज़्यादा है। फिर उसको मीडियम पावर पे ले जाएंगे और फिर उसको आप हाई पावर पे ले जाएंगे। असूली तौर पर आप लोगों ने जो पावर्स यूज की है वो 5x, 10x और 40x, कुछ मकसों पे 45, 46x मिल जाता है। क्या आपने इससे ज्यादा हायर मैग्नीफिकेशन पावर यूज की है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से किसी ने? वो सर अवेलेबल नहीं है उसमें लैब में, और इसके अलावा 45 पे बहुत ही कम यूज़ की है। अब इमेज ब्लर हो जाता था, सेटिंग नहीं होती इमेज की। मेरे ख्याल से वहाँ पे हमें ऑयल इमल्शन की शायद ज़रूरत पड़ती हो। जी, आपने कुछ जॉब दिया है, कुछ जॉब ठीक है, कुछ जॉब गलत है जी। और कोई जॉब जी, हसन के अलावा किसी और कोई आंसर? टीचर ने इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया था कि आपने इसको कैसे देखना है, कहाँ देखना है, क्यों देखना है? जी सर, मैंने आंसर नहीं किया क्वेश्चन का। मैंने बताया एक्सपीरियंस जो हमने थ्रू आउट अभी ये जितना अब तक लैब में काम किया उसके मुतालिक एक्सपीरियंस बताया। टीचर ने अभी तक गाइड नहीं किया। इसका मतलब टीचर प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं, जो चीज़ें बताते ही नहीं है, जो बताने वाली चीज़ें हैं वो गायब कर जाते हैं। चलें जी, और कोई जी क्लास में से कोई और बताना चाहता हो जी? ये मज़र, मज़र, आपका माइक ऑन हुआ है। जी, कोई और जवाब देना चाहता हो जी? चलिए सुन लीजिए। बैक्टीरिया चूंकि बहुत छोटे होते हैं, मेजॉरिटी बैक्टीरिया की बहुत छोटे साइज के हैं। जो बैक्टीरिया हम देखते हैं आम लैब में वो बहुत ही छोटे हैं। जो आम माइक्रोस्कोप है, अगरचे उससे नज़र तो आ रहे होते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे, इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे होते और ज़्यादा छोटे भी होते हैं। हमारी आम जो पावर मैक्सिमम है वो 40 है। अगर बैक्टीरिया को देखना हो या इवन प्रोटोजोआ को भी देखने के लिए, अगर आप उनको, अगर स्लाइड प्रॉपर बनी हुई है बशर्ते कि,
तो फिर आपको 45 नहीं बल्कि इससे हायर मैग्निफिकेशन वाला लेंस चाहिए होता है, और वो दो अवेलेबल हैं, दोनों हमारे पास लैब में अवेलेबल है। एक है 63x और दूसरा है 100x। लेकिन याद रखिए कि जो 63x और 100x वाले लेंसेज हैं वो आम लेंसेज नहीं होते, दे आर कॉल्ड ऑयल इमर्शन लेंस। तो रीजन ये है कि अगर आप फर्स्ट ये 5x 10x या 45x यूज कर रहे हैं तो आपकी स्लाइड या वो जो स्पेसिमेन है स्लाइड के ऊपर और लेंस के दरमियान में एयर होती है। फिर सुन लीजिए, जब आप 5, 10 या 40x वाले लेंस यूज करते हैं तो उस वक्त आपके स्पेसिमेन यानी स्लाइड जो स्लाइड के ऊपर लगा हुआ है और लेंस के दरमियान में एयर की फिल्म मौजूद होती है। आप एयर के थ्रू देखते हुए उस चीज को देखते हैं। लेकिन अगर आप 63x या 100x वाला लेंस यूज कर रहे हैं तो फिर एयर में उसको देखेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। उस सूरत में आपने स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप डालना है, उसका नाम है इमर्शन ऑयल या ऑयल इमर्शन, दोनों रफ इस्तेमाल होते हैं, इमर्शन ऑयल। जब ये डालेंगे ये इमर्शन ऑयल लेंस के साथ टच हो जाएगा। जो याद रखिएगा, जो 63 या 100x का लेंस है वो स्लाइड के बहुत करीब होता है, दरमियान में गैप बहुत थोड़ा है। अगर कवर स्लिप रखी हुई है, अगर कवर स्लिप रखी है तो वो प्रॉपर उसके साथ वहां पे आ नहीं सकेगा और देखना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से कवर स्लिप नहीं रखते होते और ऑयल इमर्शन रख के उस ऑयल इमर्शन लेंस के अंदर 63 या 100x पे उसको देखा जाएगा। वो एक तो ज़रा उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है और इमर्शन ऑयल अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी कदरें बेहतर हो जाती है और फिर वो हमें नज़र आ सकता है। लेकिन बहरहाल जो अगर स्टार्ट अच्छी बनी हुई हो, बैक्टीरिया ज़्यादा मकदार में हो, स्टेनिंग प्रॉपर हुई हो तो 10x पे भी और 40x पे भी बैक्टीरिया आपको नज़र आ सकते हैं। ये है जी स्टेनिंग प्रोसीजर। ये भी हमने सिर्फ प्रोसीजर को स्टेन किया है। इसकी डिस्कशन है कि जो कुछ हमने किए हैं, जो 4 स्टेप किए हैं, इनका मकसद क्या था और जो फ़र्क पड़ा बैक्टीरिया में। मैं पहले रिजल्ट का जिक्र करने लगा हूँ। जब स्टेनिंग करके आप देखते हैं, डिपेंड करते हुए आपका जो कल्चर था वो सिंगल कल्चर था, प्योर कल्चर था किसी एक चीज़ का था या मिक्स कल्चर था, क्योंकि आमतौर पर जो चीज़ें हम लेते हैं उनमें मिक्स चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो उस वक्त में आपको हर तरह के या मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया जो भी मौजूद है, बैक्टीरिया का मतलब है वो बैक्टीरिया आपने जहाँ से स्पेसिमेन लिया है वहाँ जो बैक्टीरिया मौजूद थे जो इस मेथड से स्टेन हो रहे हैं वो स्टेन हो जाएंगे और वो आपको नजर आ जाए। सबसे ज़्यादा जो आपको विजिबिलिटी होगी वो रॉड शेप बैक्टीरिया की होगी, उनका साइज कदरे मुनासिब होता है। जो राउंड शेप बैक्टीरिया हैं यानी कोकाई, उनका साइज छोटा होता है, उनकी विजिबिलिटी ज़रा कम होगी। आप उनको सिर्फ हाई पावर पे देख सकते हैं। और क्या आप मुझे स्पायरल के बारे में बता सकते हैं कि वो नजर आएंगे कि नजर नहीं आएंगे? एनीवन फ्रॉम द क्लास? सर आप अपनी बात रिपीट कर दें प्लीज, मेरी रिकनेक्टिंग होने लगी थी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। आपने सही क्वेश्चन आप जी ठीक है, आपने फर्स्ट किए अपने मुंह से मटेरियल लेके स्लाइड बनाई थी और आप स्टेन करने के बाद उसको देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। आपको उसमें मैंने 3 नाम लिए हैं, कोकाई, बेसिलाई, स्पायरेला। या फर्स्ट कीजिए आपने मटेरियल लिया है, एक रूट नोड्यूल से मटेरियल लिया है, एक और मटेरियल आपने फर्स्ट कीजिए एक ड्रेन नाली से लिया है, मुख्तलिफ जगहों से आपने मटेरियल सॉइल सैंपल लिया है, वाटर से लिया है, मुख्तलिफ जगह से आपने सैंपल लिया है। आपको किस किस किस्म के बैक्टीरिया नजर आने के चांसेस है? आपने दूध या दही लिया है, आपको कौन से बैक्टीरिया नजर आने के चांसेस मौजूद हैं आफ्टर ग्राम स्टेन? ये जनरल का क्वेश्चन है और इसमें मैं कुछ और भी अभी जिक्र करूंगा। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी ऑब्जर्वेशंस कहाँ तक पहुंची हुई हैं। सर ग्राम स्टेनिंग में जाहिर सी बात है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंशिएट करने के लिए 2 स्टेन्स हैं। तो जब हम अपनी पूरी ग्राम स्टेनिंग कर लेंगे तो जो सेफ्रानिन का जो स्टेन होगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे और जिन पे क्रिस्टल वायलेट होगा वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, पता चल जाए। नहीं, ये तो हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 3 बैक्टीरिया की जो शेप्स हैं, जो टाइप्स हैं, कुकाई, बेसिलाई और स्पाइरुला, मैंने जाहिर दी कि आपने यहाँ से मटेरियल लेकर स्लाइडें बनाई हैं। आपको तो इसमें सर ये कौन कौन ग्राम से नेगेटिव नहीं है?
ओ अल्लाह की ये बंदी, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ग्राम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा मैं। बैक्टीरिया की शेप, आपको कौन कौन सी शेप्स के बैक्टीरिया नजर आने के चांसेस मौजूद हैं, डिपेंड करते हुए कि आपने मटेरियल कहाँ से लिया उसके मुताबिक। फर्स्ट आपने दूध लिया हुआ है, चलें दूध से आपने स्लाइड तैयार की है, आपको क्या नजर आएगा उसमें, आप डायग्राम कौन सी ड्रा करेंगे? आपके टीचर ने बैक्टीलाइज। जब ये कराया था तो आप कौन सी डायग्राम ड्रा की थी आपने इसमें अपने मुतलका प्रैक्टिकल? जी सर रॉड शेप नजर आएंगे। जी, ये मजर का जवाब है जी सर। जी। अगर आपने दूध लिया हुआ है तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि उसमें सिर्फ रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे। लैक्टोबैसिलस जो हैं वो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं और सिर्फ आपको उसमें वही नजर आ सकेंगे। अगर जी, मेरा एक और सवाल था कि क्या आपने ह्यूमन बीइंग से या जो जी में मिसालें दी हैं, क्या आपको कहीं पे स्पायरल नजर आने के चांसेस हैं कि नहीं है, स्पायरल बैक्टीरिया? सर आ सकते हैं अगर हमने मतलब सैंपल किसी ऐसी जगह से लिया है जिसके अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। वो सैंपल कहाँ से लेंगे ये बता दीजिए, वो कहाँ मौजूद होंगे? नो आंसर। चलें, आपका जवाब जनरल तो ठीक है कि जहाँ मौजूद होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो स्पायरल बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं। सर एनिमल मुझे जी नहीं लगता कि मिलेंगे स्पाइरल्स। सर वैसे ये सर जो आपने लोकेशन बताई है लाइक मिल्क में से तो सर सॉरी सर जी। सर आमना सी वाटर, आमना 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 सर एक हम लोगों ने पढ़ा था नाम एक्वास्पाइरलम, तो सर अगर हम सी वाटर ले रहे हैं एज सैंपल तो क्या वहां से मिल जाएगा? डिपेंड करता है। आपने, चूंकि मुझे नहीं याद है आपने जो नाम बताया, मेरे जहन में नहीं आ रहा ये वाला। याद रखिए कि जो ज्यादातर स्पायरल बैक्टीरिया हैं वो पैथोजेनिक हैं, जो इंसानों या एनिमल में बीमारियां पैदा करते हैं। अगर आप किसी बीमार पेशेंट से, बीमार बंदे से जिसमें कोई बीमारी मौजूद है और जौन सी बीमारी है उसके मुताबिक वहां से सैंपल लेंगे तो फिर चांसेस हैं। आम एनवायरनमेंट से उसके मिलने के चांसेस बहुत कम है, स्वाइस के जो आपने मेंशन किया। मेरे इस वक्त जहन में नहीं है कि ये लफ्ज़ कहीं मेरे नजर से नहीं गुजरा हुआ इस वक्त। ये है जी उसका जवाब। और कोकाई वाले से पहले बता चुका हूँ, कोकाई का साइज छोटा होने की वजह से उनको देखना आपको लो पावर के ऊपर माइक्रोस्कोप में बहुत मुश्किल होगा। जी बहरहाल, यहाँ तक तो हमारा 2 हिस्से मुकम्मल हो गए। अब टाइम हमारे पास सिर्फ तकरीबन कुछ 6 मिनट बाकी हैं और अब भी हमें इसको डिस्कस करना है कि जो इस प्रोसेस हमने किया है स्टेनिंग का, इसमें किस चीज़ का क्या फंक्शन था। जो CVI कम्प्लेक्स है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, अल्लाह के बहुत से बंदे इसको CV1 भी पढ़ते रहे हैं, मैं बना नहीं लूँगा। इट इज CVI कम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। और मॉडर्न ड्रिंक के हवाले से है, मॉडर्न ड्रिंक की बात हुई थी इससे पहले, मैंने पिछले सेक्शन में इसको बता दिया है। बहरहाल आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन में और थिकनेस में डिफरेंस होता है। ग्राम वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल थिक होती है, ग्राम नेगेटिव की थिन होती है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होते हैं, ग्राम नेगेटिव में कम होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड्स कम होती हैं और ग्राम नेगेटिव में लिपिड्स ज्यादा होती हैं। ग्राम नेगेटिव की परमिटिविटी ज्यादा होती है, ग्राम पॉजिटिव की परमिटिविटी कम होती है। ये बहुत से इस तरह की चीजें हैं, बहुत से डिफरेंसेस आपने पीछे कहीं पढ़े होते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि जब आप प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है। जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एसीटोन, ईथर एक्सेट्रा या अल्कोहल डालते हैं बैक्टीरिया की स्लाइड पे, तो अब इस बात से वाकिफ हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो लिपिड को हल कर लेते हैं, लिपिड बड़ी आराम से इनमें हल हो जाती है। जब लिपिड हल हो जाएगी, चूंकि ग्राम नेगेटिव में लिपिड ज्यादा होती है, वो हल हो जाएगी, उसमें से निकल जाएगी। जैसे लिपिड निकलेगी सुराख हो जाएंगे और उन सुराखों से वो जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो बाहर निकल जाएगा और सेल डीकलराइज हो जाएगा। और ज़ाहिर है वो ग्राम नेगेटिव वाले डीकलराइज होंगे, पॉजिटिव वाले डीकलराइज नहीं होंगे। एक तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन। सेकंड, पोर साइज के हवाले से ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होती है, उसमें अल्कोहल डालने से उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पोर साइज को रिटेन किए रखते हैं और CVI को बाहर जाने से रोकते हैं। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें पोर का साइज जो है वो वेरी कर जाता है, यानी कि वो ज्यादा हो जाता है, उधर से लिपिड के निकलने से ऐसा होगा, PG की मदार पहले ही कम होती है। ये सब चीजें उनमें से
CVI को निकालने में मदद देती हैं और उसको डीकलराइज हो जाते हैं। आखिर में जब आप काउंटर स्टेन डालते हैं तो ग्राम नेगेटिव काउंटर स्टेन को अपटेक कर लेते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव इसको अपटेक नहीं करते क्योंकि वो पहले ही स्ट्रेन होते हैं। पहले ये था जी ओवरऑल उसकी एक्सप्लेनेशन। इसके सपोर्ट में एक और इसकी जो कुछ एक्सेप्शन हैं वो भी डिस्कस होने वाली हैं। पहले इसकी सपोर्ट के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आप लोगों ने प्रोटोप्लास्ट का नाम पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस से। अगर बैक्टीरिया के ऊपर से सेल वॉल रिमूव कर दी जाए और खाली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रह जाए तो प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट को भी स्टेन किया जा सकता है, लेकिन वो बड़े आराम से रिमूव हो जाता है। इसका मतलब है जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स की वॉल होती है वो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है, मैकेनिकल स्ट्रेस को भी वो रेजिस्ट कर सकती है और वो डाइप्रोटेन करने में मदद देती है। ये थे जी चंद एक स्पोर्टिंग। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कल्चर आपके पास है और पुराना हो गया, कल्चर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और वो पुराना हो चुका है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। उसमें जब स्टेन करेंगे तो वो भी प्रॉपर स्टेन नहीं होगा। ऐसे ही कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे जो आर्कियो बैक्टीरिया है, अब आर्कियो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिहाज से वो नहीं आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ग्राम पॉजिटिव वाला कलर देते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव वाला, हालांकि उनमें इस तरह से पेप्टोग्लाइकन मौजूद नहीं होती जैसे कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में मौजूद है। प्रोटोजोआ भी ये वाला रिएक्शन नहीं देते हैं और प्रोटोजोआ को स्टेन करने के लिए जो है अदर स्टेन यूज होते हैं, जिसमें गिमला स्टेन सबसे मशहूर है। और ऐसे ही एक लफ्ज था, हाँ, यीस्ट जो है वो ग्राम पॉजिटिव से पॉजिटिव स्टेन होता है। तो देखिए जब स्टेन को देखेंगे तो आपको ब्लू, वायलेट, पर्पल, अगर इस तरह का रंग नजर आ रहा हो तो वो ग्राम पॉजिटिव होंगे। अगर रेड, पिंक या ब्राउनिश कलर नजर आ रहा हो हल्का सा तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट ग्राम स्टेनिंग, जो कि बहुत ही अहम थी बैक्टीरिया के हवाले से स्टेनिंग के रेफरेंस। सर इसमें ना मैंने एक पॉइंट पढ़ा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट होता है। अगर हम उसको रिमूव कर दें तो वो ग्राम नेगेटिव की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल, आपने कहाँ पढ़ा ये बताइए। और जो आपने नाम बोला सर वो नाम दोबारा बोलिए, जो आपने केमिकल का नाम बोला है। मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट। राइबोन्यूक्लिएट। जी सर। न्यूक्लिएट कहा आपने, न्यूक्लिएट, ये तो सर ये ग्राम नेगेटिव के अंदर नहीं होता, तो उन्होंने कहा अगर हम ग्राम पॉजिटिव से उसको रिमूव कर दें तो रीजन ये है ना कि जो नाम आप बोल रहे हैं ये नाम प्रॉपर नेम नहीं है किसी केमिकल का। गौर से इसी नाम को दोबारा पढ़ के देखिए। आपने राइबोन्यूक्लिएट किस चीज को शो कर रहा है? ऐसा नाम कोई पढ़ा आपने पहले से? उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कहीं। सर मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट ही है। चलें उसको चेक कीजिएगा कि वो खाली नेट से पढ़ा है या किसी ऑथेंटिक सोर्स से। किसी अगर बुक में पढ़ा तो फिर तो वो काबिल कबूल है, अगर नेट से वैसे कहीं से मिल गया तो फिर सर बुक से ही पढ़ा है। सर बुक से ही पढ़ा है। कौन सी बुक थी? सर माइक्रोबायोलॉजी है, वो फार्मास्यूटिक्स के लिए इस्तेमाल, फार्मा डी के लिए इस्तेमाल और एमबीबीएस के लिए भी यूज होती है। नाम वो बताएं बुक थी मेरे पास। बुक का नाम था? सर माइक्रोबायोलॉजी ही है। नहीं, माइक्रोबायोलॉजी में याद रखें आपको ऑथर का नाम बताना पड़ेगा ना। या तो ऑथर का नाम होता है या खाली माइक्रोबायोलॉजी अगर हो तो फिर ऑथर का नाम बताना पड़ेगा, किस ऑथर की है, किस कंपनी की है। और जब कुछ ऐसे जनरल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, उसके साथ ऑथर का नाम होगा, बुक आपके पास है तो ऑथर का नाम भी होगा उसमें। सर उसमें 3 ऑथर लिखे हुए हैं, इरफान बशीर, डॉक्टर तारिक जावेद और तलहा जमशेद। माइक्रोबायोलॉजी सिंपल लिखा हुआ है नीचे फॉर एमबीबीएस और पीडीएस स्टूडेंट्स। नहीं, वो रीजन है कि ये चूंकि लोकल बुक है जी और गैर मारूफ है। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी वाली बुक्स हैं। पहले मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन जो बुक आप बता रही हैं ये तो गैर मारूफ है बिल्कुल। पाकिस्तानी ऑथर पे सिर्फ बायोकेमिस्ट्री बाय मुश्ताक ये जरा मशहूर है, बाकी तो कोई इतनी मशहूर नहीं। तो हम इंडियन ऑथर्स ने ज्यादा अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं इसके मुकाबले में। चलिए जी, हमारा टाइम तो थोड़ा सा बाकी रह गया है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाजी साहब लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी अपनी?
बढ़िया तो नहीं गया? ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रोस्कोपी के हवाले से है, जिसको देख के आना है आप लोगों ने। सर इसकी टाइप्स नहीं पढ़नी स्टेनिंग की? हाँ जी, वो थोड़ी सी रह गई मसला की, वो सिर्फ नाम ही है। मेन टाइप जो हमने पढ़ ली थी यही है जो मेन है, बाकी सिर्फ स्पेसिफिक स्टेन्स हैं जो खास पर्पस के इस्तेमाल किए जाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, कार्बोफुक्सन जो है उसको भी हम काउंटर स्टेन के तौर पर यूज कर सकते हैं? कोई भी स्टेन जो रेड स्टेन दे रही हो तो वो यूज हो सकती है। बहुत से स्टेन ऐसे हैं जो यूज किए जा सकते हैं इसके अलावा, लेकिन कस्टमरी यही है जो हमने मेंशन किया। जैसे वो जो थी ना डिफरेंट स्टेनिंग जो प्लांट वाली है, उसमें आमतौर पर फास्ट्रीन और इयोसिन, लेकिन उसके अलावा भी हैं अदर स्टेन भी हैं। फास्ट्रीन के ऊपर मिथाइलिन इस्तेमाल हो सकती है और इयोसिन, सैफ्रोनिन, इसके अलावा और भी स्टेन भी यूज हो सकते हैं। Sure, any time is going to be ओके सर, over. थैंक अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।